हेलो गाइस, मैं अरविंद कुमार गोस्वामी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जो चल रहा था NIMH FMNS उसी का अगला पार्ट, अगला चैप्टर है ये। इस चैप्टर में है परिवारों को शामिल करना। हम लोग जो असेसमेंट करते हैं या बच्चे का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनका पूरा डाटा कलेक्ट करते हैं, तो परिवार को हमें शामिल करना जरूरी होता है। इन्वॉल्विंग फैमिलीज ये चैप्टर का नाम है। तो वो परिवार का क्या रोल होता है, बच्चे के पुनर्वास में परिवार की क्या आवश्यकताएं हैं, इसके बारे में आज डिस्कस होगा आप लोगों के साथ। प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार को शामिल करना। ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। दिव्यांग बच्चे के जो परिवार होते हैं उनकी सहभागिता हमें जरूरी है, क्योंकि जब तक परिवार की सहभागिता हम नहीं ले पाएंगे तब तक, क्योंकि बच्चे का अगर कहीं छात्रावास में हम रख रहे हैं तो कुछ दिनों तक रखा जा सकता है, जिंदगी भर उसको वहाँ पे नहीं रखा जा सकता है। उसको एडप्टिव स्किल सिखा करके फिर उसको हम कहाँ पे भेजते हैं, घरों में भेजते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे का कहाँ बीतता है, अपने घर में, अपने परिवार के साथ। तो जब तक हम परिवार को शामिल नहीं करेंगे तो कार्य अधूरा रहेगा, क्योंकि जो भी उसकी नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, उसको परिवार के साथ हम शेयर करेंगे, परिवार को शामिल करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तभी एक अच्छा डाटा शीट हम बना सकते हैं, बच्चे का पुनर्वास कर सकते हैं। परिवार की सहभागिता, प्रशिक्षण एवं सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्या है? पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान अभिभावक की जागरूकता, बच्चे को उचित सेवा तक पहुंचाना एवं बच्चे के कार्यक्रम के निरंतरता को बनाए रखना जरूरी होता है। विस्तृत रूप से इसको समझा जा सकता है। क्या है? बच्चे में कुछ कमी का एहसास होने पर तुरंत व्यावसायिकों की सहायता लेनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों को नए अनुभवों का मौका देना चाहिए, जिससे वह अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सके। ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चे की योग्यताओं का विकास करने के लिए उचित क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। दिव्यांग बच्चे को नए अनुभवों का मौका देना चाहिए। कुछ कमी का एहसास हो तो तुरंत हमें जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेना चाहिए। यहाँ पर दिया है बुक्स में कि व्यवसायिकों का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यापारी है, कोई क्या है। बच्चे का जो डाटा कलेक्ट किया है उससे भी ऊपर के जो विशेषज्ञ होंगे उन विशेषज्ञों की सहायता लेनी होगी। बच्चे की योग्यताओं का विकास करने के लिए हमें उस समुचित क्षेत्र प्रदान करना होगा। बच्चे का जल्दी जल्दी फॉर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे को जहां अपनी कार्य क्षमता दिखाने का नहीं मौका मिलता है, वही बच्चे की कमजोरी और कार्य क्षमता का पता नहीं चल पाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जल्दी में बच्चे के कार्य क्षेत्र को बदल देते हैं। जब तक से बच्चा किसी स्किल में निपुण नहीं होगा तब तक हम उसके कार्य को बदलेंगे नहीं। हमें लग रहा है कि बच्चा
80%, 75% से ज़्यादा कर रहा है, 80 से ज़्यादा कर रहा है, हम उसको कोशिश करेंगे कि अगर उसके स्किल में और डेवलपमेंट हो जाए तो उसका डेवलप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ये नहीं कि आधा अधूरा कोई स्किल के बारे में जाना और तुरंत उसका फील्ड दूसरा हम चेंज कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चे का पूर्णतया किस एरिया में वो वीक है उसका हम पता नहीं लगा पाएंगे। परिवार वालों को चाहिए कि वो घर में प्रेम का माहौल बनाए रखें, दिव्यांग बच्चे को स्वीकार करें और बच्चों से अधिक उत्तरदायित्व की पूर्ति की अपेक्षा न करें। दिव्यांग बच्चों के परिवार के सदस्यों को अपने बच्चों के सही पुनर्वास देने में सहायता देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन सा प्रशिक्षण है? संस्थागत प्रशिक्षण। इस प्रकार के प्रशिक्षण में संस्था एवं कक्षा में बच्चों के साथ साथ सहायक के रूप में रहकर प्रशिक्षण के विधियों एवं सावधानियों को सिखाया जा सकता है। उसके फैमिली मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, हम सहायक के रूप में रह करके ट्रेनिंग दे सकते हैं। संस्था द्वारा जो विभिन्न प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनके अंडर में गृह निर्धारित प्रशिक्षण, इसमें दिव्यांग बालकों के घर पर जाकर के परिवार के सभी सदस्यों को उचित परामर्श एवं प्रशिक्षण, शिक्षण तकनीकी एवं वातावरण निर्माण तथा स्वयं के व्यवहार एवं दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के घर पर जाकर के हम उसको उचित प्रशिक्षण एवं वातावरण निर्माण एवं व्यवहार एवं दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं। अल्प अवधि कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा अभिभावक के लिए समय समय पर उनसे संबंधित विषयों को चुन करके उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम कहाँ पे किया जाता है? विद्यालय स्तर पर, संस्थान अपने स्तर पर या अन्य संबद्ध जो संस्थाएं होती है उनके स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जाता है। यह कार्यक्रम अभिभावक संघ के द्वारा भी चलाया जा सकता है। RCI भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। ऐसे कार्यक्रमों के तहत अभिभावकों को किन बिंदुओं पर हम प्रशिक्षित करेंगे? विद्यालय एवं घर में दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना, वह उन्हें जारी रखना चाहिए। जो उपलब्धियां और लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं उनके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। विद्यालय एवं घर में दिव्यांगता के प्रति हमें सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रवृत्तियों का उसके परिवार में वृद्धि करना होगा। जो बच्चे द्वारा उपलब्धियां और लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। दिव्यांग बच्चों और उनके काम एवं विचारों में आत्मनिर्भर होने पर उन्हें पुरस्कृत करना होगा। हमें व्यवसायी एवं अभिभावक के बीच संबंध में एक दायरा होना चाहिए। कार्य करने के दौरान इन्हें आपसी व्यवहार को बनाए रखना होगा। अभिभावक को हमेशा व्यवसायी से कुछ लेने की अर्थात कुछ सीखने की भावना होनी चाहिए। कभी कभी इनके संबंध के विकास और प्रभाव कार्यक्रम में कुछ धनात्मक रूप देखने को मिलते हैं। अभिभावक को व्यवसायी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। व्यवसायिक यहाँ पर विशेषज्ञ को कह रहा है। अभिभावक एवं विशेषज्ञ जो है, जो उनको प्रशिक्षण दे रहा है, उनके बीच संबंध का एक अच्छा दायरा होना चाहिए और उनके अभिभावकों को भी विशेषज्ञ जो आए हुए हैं प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। हम बीच में परिवार जो है वो परिवार जब बाधक बनेगा तो
अनुकूल स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाएगी। धीरे धीरे व्यवसायी को अपनी सहायता कम करते हुए अभिभावक को दिव्यांग बच्चे से संबंधित कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से करना देना चाहिए। जो विशेषज्ञ आया हुआ है, जो स्पेशल एजुकेटर आया हुआ है, वो क्या करेगा कि धीरे धीरे सहायता जो दे रहा है उस सहायता को कम करते करते और अभिभावक को ज्यादा स्वतंत्रता देगा कि वो अपने बच्चे को डायरेक्शन दे और दोनों आपसी तालमेल बना करके रखें और उनसे किसी भी कार्य को सिखाने का कार्य प्रदान करें। अभी प्रेरणा या प्रयोजन, दिव्यांग एवं अभिभावक को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्या है, और स्पेशल एजुकेटर है उनको भी अभिभावकों की आवश्यकता के बारे में जानना जरूरी होगा। उसे परिवार के तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करनी होगी और उनको अपना जो कार्यकाल है उसके दौरान इस बात को ध्यान में रखना होगा। बुद्धि, इसमें यह दिखाना होता है कि हमारे पास क्या जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें सामाजिक संबंधों को समझने की और व्याख्या करने की योग्यता और उसके अनुसार निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? एक सोशल रिलेशन जो होता है, सामाजिक संबंध, इसको हम बता सकते हैं क्योंकि ये कंपल्सरी है। हमें समाज में रहना है, सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक संबंध, ये सब बातें उस बच्चे को सिखाना, बताना जरूरी होगा। इमोशंस आपको बताया गया कि इमोशंस को भी हमें बताना होगा, उसका फीलिंग्स, कि किस समय हमें कैसा रिएक्शन देना है। सामाजिक संबंधों को समझने की और उसकी व्याख्या करने की योग्यता और उसके अनुसार डिसीजन लेना भी हम उसको बताएंगे। अपनी समस्या को समझने, व्याख्या करने और उसको हल करने की योग्यता होनी चाहिए। परिवार मूल्यांकन क्या है? परिवार पर समाज का एवं सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस जगह पर हम रहते हैं वहां का जैसा माहौल होता है, उस माहौल का सोशल इफेक्ट्स जो है वो हमारे परिवार पर भी, क्योंकि हम जहाँ पे निवास करते हैं, अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं, हमारा क्लाइमेट है, हमारा मौसम है, हमारा जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं, जैसे मिट्टी हो गया, पहाड़ी भाग में है, मैदानी भाग में है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है, सूखाग्रस्त क्षेत्र में है, या जिस तरह के हम जहाँ पे रहते हैं तो उस वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक एवं व्यवसायिक का परिवार, अभिभावक एवं व्यवसायिक का परिवार के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। कार्य संपादन और पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करने से निम्न पहलू से कार्य करते हैं। कार्य संपादन वह प्रक्रिया है जिसमें परिवार तथा समाज की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी पड़ेगी। और पारस्परिक क्रिया वो है जो कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संबंधों को बताना और उसको व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, साइको और सोशियो रिलेशंस है, इसको हमें बताना पड़ता है। माता पिता स्वयं सहायता समूह का गठन, हम क्या करेंगे कि माता पिता के लिए स्वयं सहायता समूह
का भी हम गठन कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें क्या हमें करना होगा, किसी भी प्रकार के स्वयं सहायता समूह द्वारा देश के विकास को एक अच्छी गति मिलती है। हमारे देश में आज की 21वीं शताब्दी में लगभग एक दशक समाप्त होने के बाद 2010 के बाद बहुत तेजी से सामूहिक गतिविधियां बढ़ी है, समूहों का गठन हुआ है। जिन समूहों का गठन विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए किया जाता है। मैं एक राज्य है बिहार जिसके बारे में जानता हूं, वहां पर जीविका दीदी का एक राज्यव्यापी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है सहायता समूह गांव स्तरों पर बना हुआ है। जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें 2-2, 4-4 समूह हैं। उन समूहों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उन महिलाओं को स्वरोजगार से संबंधित कार्यक्रम, उनको बैंक द्वारा ऋण या कोविड के समय में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्माण उनसे कराए गए, जैसे मास्क का निर्माण। तो इन सहायता समूहों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। तो ऐसे हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जो कि सहायता समूह में 15-20 एक संगठन होता है, महिलाएं उसमें होती हैं और उन महिलाओं का संगठन होता है, उसका बैंक डिटेल्स होता है, समूह का खाता होता है, उस खाते के माध्यम से ऋण बांटे जाते हैं और सामूहिक जिम्मेवारी होती है। हम किसी को पर्सनल लेन देने होते, लोन देता है कोई बैंक, तो पर्सनल उसकी जिम्मेवारी होती है, लेकिन समूह में कोई कार्य होता है तो उसकी पूरा समूह पे जिम्मेवारी है। तो बैंकों को भी सुविधा होती है कि ऋण का जो पैसा दिया जाएगा उसमें डूबने की संभावना काफी कम होती है। तो इस तरह से हम माता पिता का स्वयं सहायता ग्रुप का गठन कर सकते हैं। इसके माध्यम से दिव्यांग समूह बनाकर संगठित हो रहे हैं। जो दिव्यांग बच्चे हैं, व्यक्ति हैं, वो उनका समूह बनता है। इसमें कौन भाग लेते हैं? दिव्यांगजन भाग लेते हैं, दिव्यांगजनों के अभिभावक भाग लेते हैं। इनके लिए लघु तथा कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पादन सिखाया जाता है। लघु और कुटीर उद्योग के बारे में इनको बताया जाता है, इनको स्किल्स प्रदान की जाती है। उसके बाद हमारा कार्य क्या होगा? स्पेशल एजुकेटर का, एनजीओ का, कि उनको बैंकों से ऋण दिलाने में मदद किया जा सकता है। उनके पास अगर स्किल्स होगा तो वे अपना जीवन यापन खुद कर सकते हैं, न कि दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। इस समय दिव्यांग के स्वयं सहायता समूह देश में काफी कार्य कर रहे हैं। कुछ स्वयं सहायता समूह में दिव्यांग बच्चे के माता पिता भी समूह से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं। इसके द्वारा दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलता है। स्वयं सहायता समूह द्वारा दिव्यांगों को समानता का अधिकार मिलता है। इनको सरकार के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, जिसके कारण दिव्यांग को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। इनको ऋण में भी, ऋण का जो ब्याज होता है उन ब्याज दरों में भी कुछ छूट मिलता है। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए ऋण का जो ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, वो कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है कि हमारे दिव्यांगजन गरीबी रेखा के ऊपर उठ रहे हैं, स्वयं में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और जब खुद का पैसा कमाएंगे तो उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और स्वयं सहायता समूह के द्वारा आपस में सहयोग की भावना उनमें उत्पन्न होती है और जो समस्याएं आती है उसको सामूहिक रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। एक प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, उस मंच का उपयोग
वो अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने में भी कर सकते हैं, जागरूकता कार्यक्रम में भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती है, कोई नया उनके लिए आ रहा है स्कीम्स, तो उनको भी सटीक जानकारी मिलती है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के प्रति गलत धारणा में भी बदलाव आ रहा है और लोग इनकी क्षमता को समझने लगे हैं। स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य क्या हैं? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? एकजुट होकर के लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा धन उपार्जन करना है। साथ ही यह दिव्यांग को संगठित एवं व्यवस्थित धारा प्रस्तुत करती है। एकजुट होकर के लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा, छोटे छोटे उद्योग द्वारा इनका कार्य कराया जाता है और उसी से वे अपना कमाई भी करते हैं। इसके साथ साथ दिव्यांग लोग जो है संगठित एवं व्यवस्थित धारा प्रस्तुत करते हैं। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य अपने सदस्यों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के नियंत्रण को बनाए रखना है। स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य जो है, इनको क्या करना है? अपने सदस्यों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के नियंत्रण को बनाए रखना है। समूह के सभी सदस्यों द्वारा स्वयं के कार्य स्थल, घर के एवं आसपास की सफाई को बनाए रखना, स्वस्थ वातावरण बनाना एवं बीमारी से बचाना है। जो स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों की जानकारी भी हम उनके समूह में पहुंचा करके और स्वास्थ्य के प्रति इनको जागरूक हम कर सकते हैं। समूह के सदस्यों में एकजुटता होनी चाहिए। सभी कार्यों में उनका जो मत होगा वह मत एकमत होना चाहिए, क्योंकि समूह का सशक्तिकरण ही समूह को दृढ़ता प्रदान करती है। जब उनमें यूनिटी रहेगी तो उनका समूह सशक्त रहेगा। समूह का एक उद्देश्य दिव्यांगों को पुनर्वासित करना भी है। इसके लिए पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों में इनका भाग लेना तथा संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना एवं लाभ उठाना है। इनका क्या कार्य है? समूह का उद्देश्य क्या है कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए हमें काम करना होगा और पुनर्वास संबंधी जो विभिन्न कार्यक्रम या जागरूकता कार्यक्रम या कोई भी नया इंफॉर्मेशन आ रहा है तो इस मंच का, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आसानी से किया जा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना आसानी से पहुंच सकती है। स्वयं सहायता समूह ऐसे उद्योग पर काम करता है जिसमें हमेशा देश का सामाजिक विकास हो सके। इससे क्या होता है? स्वयं सहायता समूह में विभिन्न प्रकार के लोग जुड़ते हैं तो उनमें सोशल रिलेशनशिप की भावना विकसित होती है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में व्यवसाय की भावना भी होनी चाहिए, तभी उनकी व्यवसायिक गुणवत्ता में सुधार, कार्य की निपुणता, सदस्यों की सदुपयोगिता, उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा उत्पादन में अच्छे गुण आ सकते हैं। आज के युग में स्वयं सहायता समूह के गठन द्वारा दिव्यांग जो है वो स्वयं से जागरूक हो रहे हैं एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ ही साथ परिवार का भी विकास करता है। यह जिस समुदाय का सदस्य है उनका भी विकास होता है। दिव्यांगजन क्या करते हैं? अगर स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के बारे में ट्रेनिंग प्रदान करेंगे, तो अपने आसपास भी अन्य लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, एक मिसाल बन सकते हैं कि उनको देख करके जो लोग सामान्य लोग हैं उनमें भी कार्य क्षमता बढ़ेगी। दिव्यांग व्यक्ति अपने परिवार का, अपने समुदाय का जहां पे रहता है, अगर कोई भी संगठन इनका है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, ब्लॉक लेवल पर उनका नाम है, ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं,
तो वैसे संगठनों को, वैसे समूहों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के गठन से दिव्यांग ही नहीं, संपूर्ण देश का, पूर्ण समाज का विकास होता है। तो स्वयं सहायता समूह जो है, इनका गठन करके हम बहुत एक ऐसा मंच तैयार करेंगे कि जहां पर आसानी से बहुत सारे लोगों से कम समय में कोई भी सूचना प्रदान की जा सके, उनसे जुड़ सके हम लोग। तो संगठन यूनिटी का काफी महत्व होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्वयं सहायता समूह, जिसमें हम दिव्यांग व्यक्तियों को और दिव्यांग व्यक्तियों के परिवारों को भी शामिल कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। इससे आगे का जो है अगले भाग में बताया जाएगा। और एमसीक्यू आप लोगों के सामने है। इससे संबंधित एमसीक्यू जो है, पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है। केवल आर्थिक सहायता देना, नैतिक समर्थन और प्रोत्साहन देना, पुनर्वास की सभी जिम्मेदारियां लेना, किसी भी भूमिका में भाग नहीं लेना। तो परिवार की भूमिका होनी चाहिए नैतिक समर्थन और प्रोत्साहन देना। अगला है परिवार को पुनर्वास प्रशिक्षण में शामिल करना क्यों महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शंस आपके पास है। यह आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। परिवार को पुनर्वास परीक्षण में हम शामिल करते हैं तो उससे क्या लाभ मिलता है, क्या महत्वपूर्ण होता है। यह आर्थिक रूप से लाभकारी होता है। यह परिवार के सदस्यों को तनाव से बचाता है। यह रोगी की वसूली प्रक्रिया को तेज करता है। इसमें पुनर्वास केंद्र का काम आसान हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। यह रोगी की वसूली प्रक्रिया को तेज करता है। जो वसूली प्रक्रिया ये हिंदी में दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो दिव्यांगजन है उनका रिकवरी तेजी से होगा। हम परिवार को शामिल करेंगे तो उनमें आत्मविश्वास जगेगा, परिवार में भी आत्मविश्वास जगेगा। क्योंकि बच्चे ज्यादा समय कहाँ पे व्यतीत करते हैं, अपने घरों में व्यतीत करते हैं, अपने परिवार के साथ व्यतीत करते हैं। कोई ट्रेनर आएगा, कितना समय देगा, 4 घंटा 5 घंटा, इससे अधिक नहीं समय दे सकता है। और बाकी समय जो होता है वो परिवार में ही बच्चे को बिताना होता है। परिवार को किस प्रकार की प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। ए शारीरिक व्यायाम, बी वित्तीय प्रबंधन, सी रोगी की भावनात्मक देखभाल, या डी व्यवसायिक प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर होगा रोगी की भावनात्मक देखभाल। चौथा है पुनर्वास में परिवार को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। परिवार को जिम्मेदारी से मुक्त करना, परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना, रोगी की आर्थिक स्थिति सुधारना, या रोगी के जीवन में समर्थन और स्थिरता लाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। रोगी के जीवन में समर्थन और स्थिरता लाने का हम कोशिश करेंगे। अगला है परिवार के सदस्यों को पुनर्वास में शामिल करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। परिवार के सदस्यों को हम पुनर्वास में शामिल करेंगे, उसका प्रभावी तरीका क्या है। उन्हें नियमित रूप से काउंसलिंग सत्र में बुलाएंगे, उन्हें अकेले रोगी की देखभाल करने देंगे, उन्हें इलाज के खर्च का विवरण देंगे, या केवल रोगी के बारे में जानकारी देंगे।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उन्हें नियमित रूप से हम काउंसलिंग में उपस्थित करेंगे, उनको बुलाएंगे। कौन सा प्रशिक्षण परिवार को रोगी के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है? ऑप्शन ए शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, बी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, सी व्यवसायिक प्रशिक्षण, या डी खेल और मनोरंजन। परिवार को रोगी के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। तो व्यवहार में सकारात्मक बदलाव कब आएगा? उसका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हम करेंगे तब। परिवार को पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल करने से कौन सा लाभ होता है? रोगी पर दबाव बढ़ता है, परिवार को अधिक जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, परिवार और रोगी के बीच बेहतर समझ बनती है, या इससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। परिवार और रोगी के बीच जो है वो बेहतर समझ बनती है। पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की सहभागिता कब सबसे अधिक आवश्यक होती है? परिवार की सहभागिता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है? शुरुआती चरण में, मध्य चरण में, अंत चरण में, या सभी चरणों में? परिवार की सहभागिता सबसे अधिक आवश्यक होती है इन सभी चरणों में। प्रथम, सेकेंड स्टेज या फाइनल राउंड, या जो भी होगा, सारे स्टेज में परिवार की सहभागिता हमें जरूरी है। परिवार के सदस्यों को किस प्रकार की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे रोगी की मदद कर सकें? रोग के लक्षण और उनके उपचार की जानकारी, वित्तीय प्रबंधन के बारे में जानकारी, रोगी की पिछली जीवन शैली की जानकारी, या केवल इलाज के खर्च के बारे में जानकारी? तो इसका सही आंसर होगा ए। रोग के लक्षण और उसके उपचार की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे रोगी की मदद कर सकें। बाकी जानकारी वित्तीय या पिछला जीवन शैली या इलाज का खर्चा, ये सब जानना रोगी को जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, परिवार में पुनर्वास में परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? परिवार के सदस्यों के लिए खेल प्रतियोगिता, सामूहिक चिकित्सा सत्र, केवल रोगी के साथ समय बिताना, या परिवार को व्यक्तिगत रूप से चिकित्सा सत्र में न बुलाना? परिवार की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा गतिविधि जो है सामूहिक चिकित्सा सत्र हमें आयोजन करना पड़ेगा, जिससे परिवार की भूमिका काफी सहयोगी होगी उसके लिए, बच्चे के लिए, और परिवार प्रोत्साहित भी होगा कि हाँ, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो बच्चे के हित में कार्य कर रहे हैं। तो आज के इस अध्याय में इतना। इसका अगला पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, हमारे अगले सत्र में आपको कंटिन्यू मिलेगा। इस चैप्टर में 2 दिन का सत्र है, क्योंकि अगर एक दिन बताया जाएगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए भी सुविधाजनक हो, इसलिए इसको 2 पार्ट में किया गया है। तो ये चैप्टर अगला सत्र में खत्म हो जाए, अगला वीडियो में खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।